जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए महाभारत के मॉडल पेपर आपके स्टार्ट हो चुके हैं या फिर कहा जाए प्रैक्टिस सेट। गाइस ये हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है। हालांकि ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो 9 दिया गया है, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मानिए, क्योंकि इसके पहले के जो मॉडल पेपर है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। चाहे वो इसमें कंप्लीट करवाया हो या फिर गाइस मैंने कहीं भी कंप्लीट करवाया हो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। और इसके अलावा जो आपका 17-18 फरवरी को 4 पाली में पेपर हुआ था, वो भी इन्होंने इसी 4 पाली में जो पेपर हुए थे उसको पेपर भी इन्होंने इसी में रख दिया था, तो मैंने उसको स्किप कर रखा है। अगर आपने हल कर रखा होगा तो ठीक है, नहीं किए हैं तो बता देना, मैं करवा दूंगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसके पहले की जितनी भी क्लासेज हुई हैं महाभारत बैच की, चाहे आपका वो जीके हो या आपका वो मतलब मैथ हो या फिर कहा जाए आपका हिंदी हो, कोई भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम महाभारत बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप चेक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। महाभारत बैच के सवाल नंबर 1 है कि हाल ही में क्रिकेटर मोहम्मद शमी को देश के कौन से प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताना है कि हाल ही में क्रिकेटर मोहम्मद शमी को देश के कौन से प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अर्जुन अवार्ड यानी कि अर्जुन पुरस्कार से। तो वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 1961 यानी 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें 15 लाख राशि जो है ये दी जाती है। तो अर्जुन अवार्ड में 15 लाख राशि के साथ साथ कहा जाए अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो 15 लाख रुपए अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र ये दिया जाता है इसमें उपहार के स्वरूप में। मेरे प्यारे भाई, जो इसका समारोह हुआ है 2024 क्रिकेटर का, जो 2024 के अर्जुन पुरस्कार का समारोह हुआ है, ये हुआ है 9 जनवरी 2024 को। और अगर कहा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो तीरंदाजी के क्षेत्र में पहले दिया गया था कृष्णदास को। तो ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है। आपको ये बताना है कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है, या फिर कहा जाए 26 जनवरी 2024 की थीम क्या है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ पाल डायनेस्टी, यानी कि पाल राजवंश के सबसे पहले राजा कौन थे। पाल राजवंश के जो सर्वप्रथम राजा थे ये कौन थे। राइट उत्तर हो जाएगा गोपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, गोपाल। तो पाल राजवंश के जो सर्वप्रथम राजा बने वो कौन बने, गोपाल। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल है कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है। देखिए, अगर कहा जाए मुख्य रूप से तो ये नगदी फसलें होती हैं, और जो नगद फसल उगाई जाती है बिक्री के लिए, इसमें अगर मेरे भाई कहा जाए तो उसे आप प्लांटेशन फार्मिंग कहेंगे, यानी कि रोपड़ खेती कहेंगे। देखिए, रोपड़ खेती जो है इसमें अगर कहा जाए कि कौन कौन सी मतलब फसलें आती हैं, तो जैसे आपका हो गया चाय, कॉफ़ी, काजू और इसके अलावा बादाम, ये सभी जो खेतियाँ होती हैं या फिर कहा जाए जो नगदी फसल की खेतियाँ होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो जाएगा आपका रोपण खेती, जो भी हमारे डी और ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस की अगर कहा जाए लैंग्वेज यही गलत है, क्योंकि नेपच्यून जो है आपका ये नीला नहीं बल्कि हरा ग्रह है। तो मेरे प्यारे भाई, नेपच्यून जो है ये हरा ग्रह है, लेकिन फिर भी अगर इस क्वेश्चन को सही माना जाए तो नेपच्यून के अलावा जो नीला ग्रह है वो किसे कहा जाएगा, ये हो जाएगा पृथ्वी यानी अर्थ। राइट उत्तर हो जाएगा आपका दिया गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी गैस जो है वो इनर्ट गैस नहीं है, यानी निष्क्रिय गैस इसमें कौन सी नहीं है। देखिए, निष्क्रिय गैस इसमें कौन से नहीं है ये आपको बताना है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो निष्क्रिय गैस है वो कौन कौन सी है। मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ही नी अरकर जीरो पर रन आउट, ये एक ट्रिक है, ही नी अरकर जीरो पर रन आउट। अब इसको समझिएगा क्या हो जाएगा। ही मतलब हीलियम और नी मतलब आपका नियॉन, ही नी, और मतलब हो जाएगा आपका, हो जाएगा आर्गन,
और कर मतलब हो जाएगा क्रिप्टॉन। तो ही नी अर कर, जी मतलब हो जाएगा आपका जेनॉन, और जीरो प मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है ये। और इसके अलावा गाइस कहा जाए पर रन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा रन और आउट, ये आपका जो है ये हो जाएगा साइलेंट। तो यहाँ पे निष्क्रिय गैस जो है ये कौन सी नहीं है, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। क्लोरीन जो है निष्क्रिय गैस नहीं है, डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत और किस देश के मध्य $4B MQ-9B सशस्त्र ड्रोन ड्रिल पर समझौता हुआ है। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं कि इसमें जो डॉलर ड्रोन है इस पे भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ, तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर अमेरिका। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, अगला सवाल ये है कि गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। आपको ये बताना है कि गुलाबी गैंग के संस्थापक कौन हैं। देखिए, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा गुलाबी गैंग की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी। गुलाबी गैंग के जो गठन है ये 2006 में हुए थे और संपत पाल देवी के द्वारा किया गया था। वही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, संपत पाल देवी। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। अब यहाँ पे कहने का मतलब को समझिए। कहने का मतलब यह है कि जो एक ज़िला एक उत्पाद बनाया गया उसके अंतर्गत मुरादाबाद जो है इसे किसके लिए प्रसिद्ध माना गया है, तो ये हो जाएगा आपका पीतल। क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हो कि पीतल की नगरी जो है ये मुरादाबाद को ही कहा जाता है। तो ए आंसर आपका यहाँ पे परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे पहले किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। व्हिच कंट्री फर्स्ट अलाउड वुमेन टू वोट। कहने का मतलब है कि सबसे पहले महिला को जो मतदान करने की अनुमति है ये किस देश द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था न्यूजीलैंड द्वारा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 11 है कि भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको ये बताना है कि भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये हो जाएगा खिलाफत मूवमेंट यानी खिलाफत आंदोलन। तो वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। अगर कहा जाए खिलाफत आंदोलन का गठन कब हुआ, तो मार्च 1945 में बम्बई में हुआ था। तो ये मार्च 1945 में इसका गठन हुआ। राइट उत्तर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण दिया गया है, इसका उत्तर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि काली मिट्टी को आप और किस नाम से जानते हैं। देखिए, ब्लैक सॉइल जो है इसे आप और किस नाम से जानते हैं। देखिए, काली मिट्टी जो है इसे आप रेगुर मिट्टी या कहा जाए कपासीय मिट्टी, लावा मिट्टी, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका रेगुर मिट्टी, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है 14 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीक विश्वविद्यालय यानी SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय जो है ये स्वतंत्रता संग्राम में पहला स्थान रखने वाले मेरठ में है। तो ये राइट उत्तर हो जाएगा आपका मेरठ। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र मेरठ बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। सवाल कह रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी UDHR दैट मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है। राइट हो जाएगा फ्रीडम फॉर स्लेवरी यानी कि गुलामी से स्वतंत्रता। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर गुलामी से स्वतंत्रता। अगला सवाल आपके सामने कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या है। देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये कहा जाए कि मतलब विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और वर्ष 2024 का जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है इसकी थीम जो है यह है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण यानी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। राइट उत्तर हो जाएगा 16 नंबर सवाल का ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है।
व्हाट डज द लाइट ईयर मेजर? देखिए प्रकाश वर्ष जो है डिस्टेंस यानी कि दूरी को मापता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दूरी। अगला सवाल है कि मनुष्य की आँख का रंग आँख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य की आँख का रंग आँख के किसमें स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा आइरिस पे। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर आइरिस पे। अगला सवाल है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। अगला सवाल है कि 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड। और जो यहाँ पे कहा जाए चेदी, ये जो है इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो चेदी महाजनपद की राजधानी जो थी ये शक्तिमती थी। तो चेदी महाजनपद जो थे इसकी जो राजधानी थी ये शक्तिमती थी। कुल मिलाकर के कहा जाए कि कितने महाजनपद मौजूद थे, तो 16 महाजनपद मौजूद थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? आपको बताना है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगला सवाल है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, बताइए। मौर्य राजवंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। अगला है कि प्राचीन भारत में जमदागिन ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिला में? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस जिला में है? सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का, ये हो जाएगा आपका वाराणसी में। वी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है कि राजा हर्षवर्धन ने में भद्रविहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। बताना यह है कि राजा हर्षवर्धन ने भद्रविहार नामक बृहद केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? यह हो जाएगा आपका कन्नौज में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा कन्नौज में। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? बताना है कि उर्दू पोएट्री में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। 24 नंबर सवाल। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे रघुपति सहाय। सी आंसर, सी नहीं यहाँ पे बी होगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये वी होगा ये सी होगा। तो रघुपति सहाय सी जो बी आंसर है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? आपको ये बताना है कि बारिश के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है उत्तर प्रदेश में। Which of the following songs are sung during the rainy season in उत्तर प्रदेश? राइट आंसर इज कजरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले आपके सामने देवा मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन बाराबंकी इन द कार्तिक मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर ऑन द ओशियन ऑफ एनुअल अर्थ ऑफ द फेमस सूफी सेंट। राइट आंसर हो जाएगा देखिए प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक वर्ष के अवसर पर हिंदू कैलेंडर कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी के देवा मेले में आयोजित किया जाता है। और ये हो जाएगा आपका वारिस अली साहब। वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 की व्हेन हैज पीएम मोदी अनवील्ड द प्लान्स फॉर इंडियन स्पेस स्टेशन एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। बताना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में पीएम मोदी ने कब तक भारत के अंतरिक्ष स्टेशन की योजना का अनावरण किया? राइट उत्तर हो जाएगा 27 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा 2035 तक। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2035 तक। जो भी हमारे डियर यहाँ पे बता रहे हैं 2035, ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 27 का सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने 28 नंबर है कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए झूम कृषि को अगर कहा जाए तो यहाँ पे कट्टा जला खेती भी कहा जाता है, क्योंकि झूम कृषि का मतलब जो होता है, झूम खेती का जो मतलब होता है ये होता है कि जंगलों में पेड़ को काट के उस स्थान को जला करके उपजाऊ भूमि बना करके उस पर खेती करना, फिर दूसरे वर्ष उसी को छोड़ करके दूसरे जगह पे फिर से जंगलों को जला करके और उसे उपजाऊ बना करके उस पर खेती करना, तो ये झूम खेती कहलाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में झूम खेती जो है इसे दहिया के नाम से जाना जाता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाले की 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह? सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर सवाल का। देखिए यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, जो भी डियर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी किताब ए नवरस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए गीत गोविंद जो है जयदेव द्वारा लिखा गया है, इसको आप जानते ही हैं।
पातशाहनामा जो है अगर ये पूछा जाए तो अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया है। और अगर यहाँ पे मुख्ताब उल तवारीख कहा जाए तो ये अब्दुल कादिर बनाउनी द्वारा लिखा गया है। तो अल कादिर बनाउनी द्वारा ये मुख्ताब अल तवारीख लिखा गया है। पातशाहनामा पूछा जाएगा तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा। किताब नौरस तो अभी आपने देखा ही, और गीत गोविंद तो ये जयदेव द्वारा। अगला है कि कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। बताना यह है कि कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किसके समान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलाप के समान। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। उसमें से कौन वैज्ञानिक हो जाएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सर सीवी रमन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सीवी रमन। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। आपको ये बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा सोवल या फिर कहा जाए फावड़ा। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले के निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। आपको ये बताना है कि बैक्टीरिया के कारण इसमें कौन सा मानव रोग उत्पन्न होता है। 33 नंबर सवाल। सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आंत्रज्वर यानी इंटेरिक फीवर। तो राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा बोलीविया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 34 ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाले की राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल यानी कि CHRI यानी कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव का मुख्यालय जो है कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। सही उत्तर जो हो जाएगा इसका मुख्यालय जो है हेड क्वार्टर ये न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। तो देखिए राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल यानी कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का जो हेड क्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने 36 नंबर सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाले निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। देखिए उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाला देश जो है वो है एकमात्र देश नेपाल। नेपाल जो है ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश है। अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो नेपाल जो है ये उत्तर प्रदेश से करीब 570 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो 570 किलोमीटर की सीमा साझा जो है ये नेपाल करता है। और कुल मिलाकर के 7 जो राज्य हैं 7 जो ज़िले हैं ये नेपाल से सटे हुए हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी का खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और पीलीभीत ये जो है ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो कि नेपाल से सटे हुए हैं। अगला है कि बिमस्टेक एक उपक्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है। देखिए बिमस्टेक की स्थापना अगर कहा जाए आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 को हुई थी। तो 6 जून 1997 को बिमस्टेक की स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा इसका हेड क्वार्टर जो है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। तो 38 का राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बिमस्टेक है इसके फुल फॉर्म या इसका पूर्ण रूप क्या होता है तो याद रखिएगा इसका जो पूर्ण रूप होता है ये होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये जो है ये बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि बिमस्टेक में कुल कितने देश सदस्य हैं तो जस्ट यहाँ पे आपने अभी देखा कि 7 देश जो हैं ये शामिल हैं। इन 7 देशों में कहा जाए तो इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और इसके अलावा थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका ये 7 देश जो हैं ये बिमस्टेक में शामिल हैं। बिमस्टेक जो है इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। वर्तमान में इसके सीईओ जो हैं ये कौन है तो इंद्रमणि पांडे ये जो हैं ये वर्तमान में इसके सीईओ हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आता है आपका यहाँ पे हिंदी वाला सवाल। हिंदी के सवाल को कंप्लीट करने से पहले आपके लिए गुड न्यूज़। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक रामबाण ई बुक लाया गया है जो कि आपको 48 लाख के भीड़ से निकाल करके 60,244 के लिस्ट में डालने वाला काम करेगा। मेरे प्यारे भाई ये रामबाण ई बुक है खासकर यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस। दाम तो इसका 99 रुपये है, लेकिन अभी इस पर 60% का डिस्काउंट चला। ये आपको मात्र 39 रुपये की अभी के लिए मिल जाएगी।
खास बात तो ये है कि ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ है, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, आप उबाऊ बिल्कुल भी महसूस ना करो। इस वजह से इसे मात्र 39 रुपये में इमेज और कलरफुल के साथ बनाया गया है। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। सो गाइस, अगर आपको लेना है तो आप इस यहाँ पर देखिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर मतलब व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर है 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको इस ई बुक के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप इसका डेमो पेज देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज, आप यहाँ पर एक बार इस ई बुक का डेमो पेज देख लीजिए। कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ आपके लिए ई बुक पूरे 418 पेज की तैयार की गई है। खास बात मैंने आपको बता दिया, इमेज कलरफुल के साथ है और स्पेशल आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस वाइज यहाँ पे बनाया गया है। जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, बेस्ट ट्रिक के साथ समझाया गया है। पूरे 418 पेज की ये ई बुक है जो आपके एग्जाम में, आपकी तैयारी में आपके 4 चांद लगाने वाली। तो फिर देरी किस बात की, अभी 60% डिस्काउंट का फायदा उठाइए। मात्र 39 रुपये में इस ई बुक को ले जाइए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस पर व्हाट्सएप करना। यहाँ से आपको इस ई बुक के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। भाई गाइस, बढ़ते हैं यहाँ पे अब हम हिंदी के सवालों की तरफ। हिंदी के सवाल में पहला सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए पुल्लिंग कौन सा, देखिए आशा की जाती है, आज्ञा दी जाती है, गरिमा घट जाती है, लेकिन सागर जो है आपका ये पुल्लिंग है। डी आंसर, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सागर जो है आपका ये पुल्लिंग शब्द है। डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। देखिए सदा बहुवचन में प्रयोग जो है किस शब्द का होता है, इसका उत्तर आपको बताना है। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर यहाँ पे देखा जाए तो गाय, गाय जो है इसका एक वचन में है, ये नहीं है। दर्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका बी आंसर, दर्शन। दर्शन जो है आपका सदैव बहुवचन में होता है, क्योंकि आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि जैसे कहा जाए कि श्यामू को भगवान ने दर्शन दिए, तो क्या कहते हैं, दर्शन दिए, ना कि दिया। तो दिए आपका यहाँ नहीं कि बहुवचन हो जाएगा, वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से सर्वनाम कौन सा है। देखिए सभा जो है आपका ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, और जो हिमालय आपका ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, मनुष्य जो है आपका ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यह जो है आपका एक प्रकार का सर्वनाम है। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये सबका नाम होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये होता है सबका नाम, और इसमें यह जो है आपका ये सर्वनाम हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से विशेषण इसमें क्या है। देखिए विशेषण, शीतलता जो है आपका ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, बल ये भी नहीं होगा। विशेषण इसमें नया हो जाएगा, सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वाली कि सीता सो रही थी, वाक्य का काल बताना है। कहने का मतलब ये है कि सीता सो रही थी, इसमें कौन सा वाक्य में कौन सा काल है। देखिए जो क्रिया है ये अभी पूर्ण नहीं हुई है, यानी कि पूर्ण अगर नहीं हुई है तो उसे आप अपूर्ण कहोगे, और था लगाए यानी कि क्रिया के पास्ट की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूत। तो गीता सो रही थी, ये आपका अपूर्ण भूत हो जाएगा। सामान्य भूत कब होगा, जब कहते हैं आपकी गीता सोई थी। पूर्ण भूत कब हो जाएगा, जब आप कहते हैं गीता सो चुकी थी। और संदिग्ध भूत कब हो जाएगा, जब आप कहते हैं कि गीता सोई होगी, ये आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से तद्भव आपको बताना है। बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, तद्भव। देखिए तद्भव जो है आपका ये हो जाएगा गांव, ए आंसर राइट हो जाएगा गांव। गांव जो है आपका तद्भव शब्द है मेरे प्यारे भाई। इसमें तद्भव की बात की जाए तो वह शब्द जो संस्कृत से हिंदी में तो आए हैं लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया है, उन्हें आप तद्भव शब्द कहेंगे। और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में सीधे आ गए हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, उन्हें आप तत्सम कहेंगे। तो गाँव जो है आपका ये तद्भव हो जाएगा। इसके तत्सम की बात की जाए तो गाँव का जो तत्सम होता है ग्राम होता है। अगला आपके सामने सवाल है कि निम्न में से तत्सम आपको बताना है। गधा जो है आपका तद्भव हो जाएगा, इसका तत्सम गर्दभा होता है। गाय जो है आपका ये भी तद्भव हो जाएगा, इसका तत्सम जो होता है गौ होता है। घड़ा जो है आपका ये भी तद्भव हो जाएगा। और ग्राहक जो है आपका ये तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक का जो तद्भव होता है ये होता है गाहक। तो मेरे प्यारे भाई ग्राहक का जो तद्भव होता है क्या होता है, गाहक। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका डी आंसर। नेक्स्ट है कि जल का पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है। जल का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है। देखो नीर, सलील, अम्बु, इसके अलावा जल, इसके अलावा तोय, ये सभी जो हैं आपके ये जल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए समीर जो है जल का पर्यायवाची नहीं होता है, समीर जो है ये हवा का पर्यायवाची होता है। तो थोड़ा सा टाइम पे मिस्टेक है, वी का सी पे है, सी का बी पे है, तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि जटिल का विलोम क्या होगा। 47 नंबर सवाल है, जटिल का विलोम क्या होगा। बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए सही आंसर जो हो जाएगा 47 नंबर सवाल का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि वर्ण का अर्थ नहीं होता। देखिए वर्ण मतलब अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, जाति भी होता है, लेकिन सुंदर जो है ये वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो 48 नंबर सवाल का डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा।
तो जिसे करना बहुत कठिन हो इसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा दुष्कर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुष्कर। तो देखिए अपमान में उपसर्ग पूछ रहा है, राइट हो जाएगा डी आंसर अप। नेक्स्ट है घबराहट में प्रत्यय बताइए। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं उपसर्ग प्रत्यय, बताओ घबराहट में प्रत्यय बताइए। देखिए घबराहट में अगर मैं प्रत्यय की बात करूं तो इसमें आहट प्रत्यय हो जाएगा, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए परमार्थ में अगर कहा जाए संधि कौन सी है तो इसमें आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, और परमार्थ का जो सही संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा परम धन अर्थ। राइट उत्तर हो जाएगा दिया गया ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। वाक्य दिया गया है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। अब देखिए अगर आप इस वाक्य को पढ़ो तो आपको आसानी से गलती नज़र आ जाएगी कि मैंने नहीं, यहाँ पर मुझे होना चाहिए। तो मुझे यह काम कर लेना चाहिए ये शुद्ध वाक्य होगा, तो मैंने के स्थान पे मुझे होना चाहिए, दिया गया ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला राजपुत्र में समास बताइए। देखिए राजपुत्र में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें अगर कहा जाए तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, और इसका जो समास विग्रह होगा ये होगा राजा का पुत्र, ये हो जाएगा राजपुत्र। दिया गया आपका ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आम खाया जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है। आम खाया जाता है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कर्मवाच्य, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला है कि निम्नलिखित में से अव्यय क्या है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तथा। तथा जो है आपका ये अव्यय है। अगला है कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह, इसमें आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है ये प्रश्नवाचक है, ये आपका विस्मयादि बोधक है। दिया गया ऑप्शन डी जो है ये अल्प विराम चिन्ह है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा डी। अगला है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है। खून बहना नहीं, गलत। नुकसान होना बिल्कुल नहीं, इज्जत करना ये भी नहीं। वी आंसर राइट हो जाएगा बदनामी होना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है बदनामी होना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। काला अक्षर भैंस बराबर इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। राइट हो जाएगा ए आंसर पढ़ा लिखा ना होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पढ़ा लिखा ना होना। काला अक्षर भैंस बराबर पढ़ा लिखा ना होना। अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए, राइट उत्तर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन से परफेक्ट आंसर आज जो हो जाएगा ये हो जाएगा विस्मय, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। सोइठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए सोइठा जो है दोहे का उल्टा होता है। दोहे के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तो वहीं इसके तृतीय चरण में दोहा के जो तृतीय चरण है इसमें भी 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उसी का उल्टा होता है सोइठा, तो सोइठा के पहले और अगर कहा जाए सोइठा के तीसरे जो इसमें मात्राएं होती हैं वो 11 मात्राएं होती हैं। तो वी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये जो सवाल पूछा गया था सोइठा वाला, ये सवाल आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 17 जनवरी के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। देखिए अगर कहा जाए अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जहाँ पे शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो, उन्हें शब्दालंकार कहोगे। जहाँ पे अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो या फिर अर्थ से उसके जो सौंदर्य हैं वो बढ़े तो आप उसे कहोगे अर्थालंकार। और जहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर के वाक्य की शोभा बढ़े उसे आप कहेंगे उभया अलंकार। तो यहाँ पे देखिए अगर कहा जाए यमक श्लेष और यहाँ पे कहा जाए जो आपका अनुप्रास है, ये जो आपके हैं अनुप्रास यमक और श्लेष ये शब्दालंकार हैं। जबकि दिया गया ऑप्शन डी रूपक अलंकार जो है ये अनुप्रास जो रूपक अलंकार है ये शब्दालंकार नहीं है। तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है। आपको बताना है इसमें से दंत्य ध्वनि कौन सी है। देखिए तय वर्ग जो है आपका ये पूरा दंत्य ध्वनि के अंतर्गत आता है, और इसके अलावा लाभ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी आंसर। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है ये अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा जो है ये सघोष होता है।
हमसे पूछा क्या गया है इसमें से कौन सा वर्ण अघोष है, तो दिया गया ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। च जो है आपका ये अघोष है, ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो इसमें जो स्त्रीलिंग है वो आपको बताना है। अगर देखा जाए पहला ऑप्शन सौभाग्य, कहते हैं ना कि आपका आगमन हमारा सौभाग्य है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा पुल्लिंग, तो ये गलत है। काव्य, देखिए कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छा काव्य लिखते हैं, अच्छी काव्य थोड़ी होता है, अच्छा काव्य होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। चंद्र, देखिए आप कहते हो कि चंद्र की शोभा, ये थोड़ी कहते हो चंद्र की शोभी, ऐसा नहीं कहते ना, तो चंद्र की शोभा आप कहते हो, ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर कहा जाए बी आंसर सुंदरता, तो ये आपका स्त्रीलिंग है, क्योंकि अगर इसका आप वाक्य बनाओगे तो कहते हो कि उनकी सुंदरता अच्छी है, उनकी सुंदरता अच्छी है, ये थोड़ी कहोगे कि उनका सुंदरता अच्छा है, ऐसा नहीं बैठेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका उनकी सुंदरता अच्छी है, मतलब बी आंसर सुंदरता जो है आपका ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द, तो वी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले आपके सामने देखिए, ये आपका गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, तो मैं एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़ करके आपको बता देता हूँ और इसके बाद इसके सवालों को भी सॉल्व कर लेता हूँ। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वहाँ वह स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उससे न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान, ये कहानी शायद हमने सुनी भी है। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण कंकाल का मतलब समझते हो कि बहुत जर्जर हो गई हो उसकी शरीर, मतलब उसके शरीर में हड्डी का ही ढांचा बचा हो, उसे कहते हैं जीर्ण कंकाल, ठीक है। ममता ने जल पीना चाहा, यानी कि ममता जल पीना चाहती थी। एक स्त्री ने सौंपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किसी से पूछें कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। ये कहानी शायद हमने पढ़ी भी थी। फिलहाल चलिए अब इस गद्यांश से रिलेटेड जो सवाल हैं 67 से 71 तक, इसके सवालों को अब हम हल कर लेते हैं। सवाल आपके सामने कि हुमायूं में कौन सा गुण था। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके हिसाब से या फिर कहा जाए इस गद्यांश के हिसाब से हुमायूं में कौन सा गुण था, अगर आप इस गद्यांश के हिसाब से निकालो तो क्या आपका निकलेगा परफेक्ट आंसर। देखिए मैं आपको एक बात और सजेस्ट कर दूं, जब भी आप गद्यांश को हल कीजिए, वो अगर आप हिंदी के गद्यांश को हल कर रहे हैं तो गाइस मेरा आपसे सजेशन ये है कि अगर छोटा गद्यांश है तो आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, जबकि अगर बड़ा गद्यांश है तो आप उस गद्यांश के सवालों को डायरेक्ट देखिए, यानी जो सवाल है उसको आप देखिए, जो सवाल दिया गया गद्यांश में उसको देखिए। लेकिन फिलहाल अगर आप गद्यांश को पढ़ लेते हो तो आपको उसका परफेक्ट उत्तर बेहतरीन तरीके से मिल भी जाता है। तो देखिए 67 नंबर सवाल अगर देखा जाए इस गद्यांश के अनुसार तो राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा कृतज्ञता। अब आपने अभी जस्ट पढ़ा है इस गद्यांश में कि हुमायूं जो हैं वो उस बुढ़िया या फिर उस वृद्ध के मकान बनवाना चाहते थे, झोपड़ी में से उसे निकाल करके उसमें वो मकान में रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने उस उपकार को उसमें मतलब बताना चाहते थे या फिर अपने उपकार को नहीं भूल रहे थे, इसलिए उसमें कृतज्ञता हो जाएगा। तो दिया गया ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली। अब देखिए ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, अगर आप देखो तो वो केवल और केवल इसलिए नहीं निकली क्योंकि जब उन्होंने उस घोड़े के टापों की आवाज़ सुनी थी तो वो डर गई थी ममता, तो वी आंसर राइट हो जाएगा, वह डरी हुई थी। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुढ़िया क्या नहीं खाती थी, मतलब बुढ़िया को क्या नहीं था। अच्छा ये कह रहा है कि बुढ़िया को क्या नहीं था। अब देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो बुढ़िया भाई थी, बुढ़िया के अंदर बुढ़ापा तो होगा ही, ये बात तो बिल्कुल सही है, बिना गद्यांश पढ़े भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बुढ़िया में बुढ़ापा भी था और कमज़ोरी के साथ साथ खांसी भी आ रही थी, लेकिन उसमें कोई सामर्थ्य नहीं था। तो बात डी आंसर जो है ये बिल्कुल परफेक्ट ले रही है, तो डी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सामर्थ्य नहीं था। अश्वरोही वहाँ क्यों आया था, बुढ़िया को ढूंढने के लिए या फिर मिर्जा की तलाश में या बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने या फिर वहाँ विश्राम करने। अब देखिए अश्वरोही जो आया था वो क्या करने के लिए आया था ये बताना है आपको।
तो वो आया था बुढ़िया को ढूंढने के लिए कि जो जब वो बात कर रहा था तो कह रहा था कि बुढ़िया तो होगी नहीं, बुढ़िया तो मर गई होगी, और क्या पता कि हुमायूं ने कहाँ पे किस झोपड़ी में विश्राम किया हो, वो ऐसा बात कर रहा था। तो बुढ़िया को ही ढूंढने के लिए आया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? जो गद्यांश में पथिक है वो किसे कहा गया है? पथिक जो है कहा गया है किसको? हुमायूं को। डी आंसर राइट हो जाएगा, हुमायूं को। नेक्स्ट, अब देखिए अगला जो है ये आपका सवाल है, ये गद्यांश से रिलेटेड नहीं है। सवाल है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। अगर कहा जाए साहित्य अकादमी शुरुआत जो है इसकी कब हुई थी, तो देखिए ये जो है सबसे पहले दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कीर्ति संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया गया है। तो सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। जबकि अगर कहा जाए कि ज्ञानपीठ जो है ये इनके किस रचना पे दिया गया, तो उर्वशी पे इन्हें ज्ञानपीठ दिया गया था 1972 में। नेक्स्ट है, पद्मावत किसकी रचना है? 74 नंबर सवाल है, पद्मावत किसकी रचना है? भाई वीडियो अच्छी लग रही है बिना कहीं लाइक कर दिया करो। आप जब लाइक नहीं करते हो ना बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो प्लीज़ जो भी हमारे प्यारे भाई बहन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, एक बार लाइक जरूर कर देंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल बटन को सिलेक्ट ऑल पे जरूर क्लिक करना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? 75 नंबर सवाल बताइए। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी जो नाटक है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा ही लिखे गए। जितने भी ऐतिहासिक नाटक हैं वो सारे के सारे जयशंकर प्रसाद द्वारा ही लिखे गए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक महाकाव्य कामायनी भी लिखा है जिसमें 15 सर्ग हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सो गाइज यहाँ पे आपके हिंदी और जीके अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी आपका बचता है रीजनिंग। तो रीजनिंग को एक बार आप अच्छे से अपने खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये रीजनिंग और मैथ पूरा खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं पीडीएफ जो है इसकी फुल मॉडल पेपर जो है टेलीग्राम पे भेज दूंगा। कल मैंने जो इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर थे वो मैंने भेज दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको इसके पहले की वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चैनल के नेम है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आप @ लगा करके एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद से लिखोगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे भाई आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। तो आई होप ये आज की हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना भाई। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना कहे सब्सक्राइब कर लिया करो। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी कोई क्लास होगी तो नोटिफिकेशन आपको जो है समय से मिलता रहेगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।